नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान से दिन भर अगर कोई आवाज आ रही थी तो वो ये थी कि वो परमाणु बम रखता है, वो हमले का जवाब देगा, वो खून की नदियां बहा देगा और कहीं उसकी रणनीति इस तरफ थी कि वो विदेशों के साथ संपर्क साध भारत को समझाने की गुहार लगाता है। कहीं कल एक खबर थी कि किस तरह से लाहौर एयरपोर्ट पर उसका वो हिस्सा जल गया जो रक्षा के लिए बेहद अहम था। इस तरह की खबरों से दिन भर पाकिस्तान से आने वाली आवाज़ों को अगर हम सुन रहे हैं तो वो ऐसी आवाज़ें हैं जो डर, घबराहट और उसी में एक खिसियाहट का हिस्सा दे रही हैं। कहीं प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो जांच की हर टीम में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं बिलावल भुट्टो जी, भुट्टो के खानदान का तीसरा चिराग जो जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और अब बिलावल भुट्टो, उसने वही भुट्टो खानदान की परंपरा को बनाए रखा है। परंपरा क्या है? वो वही कि भारत के खिलाफ इस तरह के अनर्गल बयान देना, इस तरह की जो जोश भरी अपने लोगों के अंदर जोश भरने के लिए इस तरह के अनाप शनाप बयान देना जिनका कभी कोई अर्थ नहीं होता या पाकिस्तान को उस पूरे हिस्से में थूक कर चाटना होता है जो भी वो कहता है। अगर हम आज बिलावल भुट्टो के बयान देखें तो उसने कहा कि अगर भारत ने रोकने की कोशिश की सिंधु नदी का पानी तो उसमें पानी के बदले खून बहेगा हिंदुस्तानियों का, इस तरह के बयान के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह ज़बान चल रही थी लेकिन बार बार जीभ बाहर आ रही थी। ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, अगर आप उस स्पीच को देखेंगे तो आपको लगेगा चूँकि वो बाहर से पढ़ लिख कर आए हुए और भारत को भारत बोलने में उनको ज़्यादा आसानी थी, वो भारत नहीं भारत बोल रहे थे लगातार। और वही अपने तमाम लोगों के साथ कि किस तरह से पीपीपी ने लड़ाई लड़ी है और वो साथ खड़ी है। मतलब उस पूरी जो कवायद है उसमें सिर्फ धमकियां थी। और ये धमकियां मैं क्यों कह रहा हूं कि ये ख़ानदानी बीमारी है भुट्टो परिवार को। भुट्टो परिवार का जिक्र करना यहाँ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भुट्टो परिवार हिंदुस्तान के उन तमाम जो लोग पाकिस्तान से अमन की आशा, अमन की रोशनी या पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा है, दोनों भाई भाई हैं, इस तरह की बयानबाजी के सहारे जिनकी राजनीति चलती रही हो या जिनकी दुकानें चलती हों, उनका बहुत पसंदीदा चेहरा भुट्टो खानदान है। वो कभी जुल्फिकार भुट्टो में एक सोशलिस्ट लीडर की छवि देखते हैं जो शांति के लिए आया है। ये वही भुट्टो है जो यहाँ तक कि हिंदुओं के खिलाफ तो अलग बात है कि जितने भारत के खिलाफ घृणा नफरत उगली, उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हाल देख रहे हैं, सूरत हाल आप पाकिस्तान के मुस्लिमों का भी, उसमें एक बड़ा हिस्सा भुट्टो का है जिसको हिंदुस्तान के पत्रकारों के एक हिस्से ने लोकतंत्र की सच्ची आवाज़ कहने की कोशिश की। वहीं बेनजीर भुट्टो, आपको याद होगा बेनजीर भुट्टो जिसको डॉटर ऑफ ईस्ट, ये किताब का नाम भी था और डॉटर ऑफ ईस्ट का खिताब भी दिया गया और कहा गया कि ये पाकिस्तान में नहीं हवा की लहर है। चूँकि उस वक्त हिंदुस्तान में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे और एक नई हवा थी, एक नए आइडिया के पर काम करते हुए लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान 21वीं सदी की तैयारी कर रहा है, एक युवा चेहरे को ले आए। तो उसी वक्त पाकिस्तान में ये माना गया कि बेनजीर भुट्टो के आने के साथ दफन हो जाएंगी हिंदुस्तान से दुश्मनी की बातें। लेकिन बेनजीर भुट्टो का एक बयान आपको याद होगा, जग जग मो मो हन हन, अपने हाथ की मुट्ठी पर मारकर। ये बयान इतना वायलेंट था, इसका इशारा आप शायद नहीं समझे, ये इशारा था जगमोहन के हाथ काट दो। ये आतंकियों को वही इशारा था जो आसिफ मुनीर ने दिया, जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों को अलहदा कौम बताकर और महज एक हफ्ते में इतनी बड़ी आतंकी वारदात हुई कि पाकिस्तान के उन कायरों ने भारत के उन पर्यटकों पर
अटैक किया, उनको मौत के घाट उतारा, जो वहाँ छुट्टियाँ मना रहे थे निहत्थे और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए हुए। तो ये बेनज़ीर भुट्टो थी जिसने कहा था कि कश्मीर के अंदर मुजाहिद खून है, वो डरते नहीं हैं मौत से और आज़ादी लेकर रहेंगे। तो वो तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि बेनज़ीर भुट्टो की कोई बात पूरी हो। और जिन आतंकियों को उन्होंने अपने घर में रखा, पाला पोसा, दूध पिलाया, उन्हीं आतंकियों में से एक ने बेनज़ीर भुट्टो पर गोली चलाकर हत्या कर दी थी। उससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो की कहानी और भी दिलचस्प है। जुल्फ़िकार भुट्टो एक ऐसा शातिर राजनीतिज्ञ था जिसने जब चाहा समाजवाद का चोला ओढ़ा और जब चाहा वो इस्लामिक कट्टरपंथ की गलियों में घूमने लगा। आज बात तो पाकिस्तानी फ़ौज पर करनी थी, मैं सिर्फ चूँकि बिलावल भुट्टो के उस बयान से पाकिस्तान की वो कहानी याद आ रही है कि उसके नेता क्या कह रहे हैं, उसके नेताओं को क्या लग रहा है। और दिन भर पत्रकारों की कहानियाँ तो और भी दिलचस्प है। पाकिस्तान के पत्रकार ये बताने में लगे थे कि भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान पे भी उतने ही एटॉमिक बम हैं जितने भारत पर हैं, वो भी भारत पर बम फेंक सकते हैं। ये इसी तरह की बयानबाजी है जो कि वो जानते हैं, वो शायद मुझे लगता है कि जानते भी नहीं हैं। एक जिहाद का एक आइडिया उनके जहन में, क्योंकि पत्रकारिता का पाकिस्तान की बहुत करीबी रिश्ता है। ये भले ही आप डॉन अखबार को आप समझते हो, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, मुस्लिम लीग का मुखपत्र हुआ करता था डॉन, और उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग जब हिंदुस्तान से आज़ादी मिली तो पहले ही हफ्ते में उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एडिटोरियल था जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान को किसी इस समय बटर की ज़रूरत नहीं, गन चाहिए, गन। क्योंकि पाकिस्तान की पवित्र ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत और बेहतर हथियारों से सुसज्जित सेना की ज़रूरत है। ये पहला है, एक हफ्ते के अंदर आज़ादी के एडिटोरियल था। और बाद में पाकिस्तान को आर्मी मिल गई, या तो आर्मी को एक देश मिल गया, ये भी कहा जाता है। तो आज बिलावल भुट्टो की उस धमकी को सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो धमकी, हालांकि बिलावल भुट्टो को बहुत राजनीतिक तौर पर पाकिस्तान में भी सिंसियर नहीं लिया जाता, लेकिन चूंकि जैसे वंशवादी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में है, वैसे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना भुट्टो घराना है, और वो सिंध के उस पूरे इलाके में अपने आप को सिंध के राजकुमार समझते हैं। तो उन्होंने बयान दे दिया है बिना ये जाने कि पाकिस्तान की कितनी हैसियत है हिंदुस्तान के सामने खड़ा होने की। एक न्यूसेंस वैल्यू होती है। लोग, आपने देखा होगा कि कई बार गलियों में एक ऐसे आदमी से लोग अमूमन बचते हैं जो हर किसी से झगड़ा करता रहता है। पाकिस्तान की छवि वही है। लेकिन पाकिस्तान की सेना, आसिम मुनीर जिसने इतना बड़ा बयान दिया, उसका क्या मत हो सकता है? आसिम मुनीर क्यों इतना बड़ा बयान दे रहे थे और अब गायब हैं आपको? और पाकिस्तान की सेना क्या है जिसकी बात की जाती है? तो आज जो ये बातचीत करने के लिए हम आपसे करेंगे वो पाकिस्तान की सेना पर है, कि पाकिस्तान की वो सेना जिसके दम पर वो अपने आप को दुनिया के सबसे 11वें नंबर की शक्तिशाली सेना मानता है। हालांकि पाकिस्तान की सेना लड़ाई में जीत के अलावा बाकी सब काम करती है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, पाकिस्तान दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जिसकी सेना ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े हैं उनमें सभी में पराजय का मुख देखना पड़ा। वो हमेशा बिना कोई भी जीते, बल्कि पाकिस्तान में ही, ये हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान में ये अक्सर मीम्स बनाए जाते हैं जो वहाँ के जनरल के सीने पर टंगे हुए मेडल होते हैं। वो हंसते हैं कि जंग आपने एक भी जीती नहीं, ये मेडल कहाँ से जीते हैं, किस कबाड़ी से मेडल खरीद कर सीने पर सजाए जाते हैं। ये पाकिस्तान में मीम चलते हैं। तो वही मैंने देखा कि आसिफ मुनीर पर मैं गिनना चाह रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा मेडल लगाए हुए घूम रहे हैं। उन्होंने कौन सी जंग जीती है ये तो नहीं पता है, लेकिन मेडल उन्होंने बहुत सारे चुराए हैं जहाँ से भी लिए हैं। तो आज फिर हम पाकिस्तान पर बात करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना को तो आप दो हिस्सों में जानते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का हर आदमी अब ISI के बारे में जानता है, जो इंटर सर्विसेज है जो उनकी बनाई गई थी। और ये ब्रिटिश आर्मी वहीं से मिली थी उनको उस समय भी, जो कि भारत पाकिस्तान के साथ वॉर के वक्त 1947 और 48 में इसको बनाया था। मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथॉन ने बनाकर ये उनको दी थी। लेकिन
पूरी दुनिया की नज़र में ये कब आती है, जब पहली बार CIA 79 में ISI के साथ मिलकर पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में जो रूस का कब्जा है, जो रूस की सेना है, उसका तख्ता पलटने के लिए, उसके सहारे शासन कर रहे अफ़गानियों का तख्ता पलट करने के लिए जब पहली बार हाथ मिलाती है CIA ISI से, तो ISI पूरे पाकिस्तान की मिलिट्री में नहीं बल्कि पाकिस्तान की ज़िंदगी में बहुत अहम हो जाती है। बाद में उसके कई जनरल जो वो रहे हैं अधिकारी, उन्होंने जो ISI चीफ रहा वो पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष बने, और बाद में जो ज़्यादातर हिंदुस्तान में आपने आतंक के अंदर जिस तरह के चेंजेस देखे हैं, वायलेंट चेंजेस देखे हैं, उसके पीछे ISI का हाथ ज़्यादा है। लेकिन बात तो पाकिस्तान की सेना की है, वो सेना जो लड़ाई में जीतने से ज़्यादा भागने में यकीन करती है, लेकिन उसके लोग उसकी जीत के किस्से सुनाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी, जब ये आर्मी पाकिस्तान की बनी थी तो ब्रिटिश आर्मी से मिली, और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कई सारी चीज़ें आपको आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि आखिर पाकिस्तान लड़ेगा किससे, जिस तरह की भाषाएं वहाँ के पत्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, लगता है कि जैसे बड़ी जंगजू सेना उनके पास है, और जो जिससे वो दुनिया को डराना चाहते हैं कि साहब आप रोक लीजिए हिंदुस्तान को, वरना तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, और उसमें हथियारों के लेकर परमाणु बम तक की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की यही आर्मी 47-48 में जब बनी, वैसे तो पाकिस्तान की आर्मी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कौन सी फ़ौज से लड़ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की एक फ़ौज मौलवियों की फ़ौज है, वो जिहादियों को ट्रेनिंग देती है, वो आतंकियों को ट्रेनिंग देती है, और वो आतंकी जाकर मारे जाते हैं। भले ही अगर वो आतंकी जीतते हैं तालिबान की तरह, तो उनका अपना ट्रेनिंग शेड्यूल है, जिसका अगर पाकिस्तान की सेना लेना भी चाहे श्रेय, तो ये मिलता है कि उन्होंने पाकिस्तान की सेना को भी पीटा। यानी पाकिस्तान की सेना जिनको ट्रेनिंग दे रही थी, उन्होंने ही उसको ज़बरदस्त तरीके से धुलाई अफ़गानिस्तान में जारी है। पाकिस्तान की सेना 1947-48 में मेजर जनरल अकबर खान, ये नाम शायद आपको बड़ा वो लगे कि आप नहीं जाने, लेकिन ये 1900 जब ये पाकिस्तान की सेना ने कबाइलियों को भेजा, तो उसी वक्त से जो इस्लाम का नारा है, जो इस्लाम का सिटाडल पाकिस्तान अपने आप को मानता है, फोर्ट्रेस मानता है, उसका कस्टोडियन के साथ मिलकर सिर्फ पाकिस्तानी सेना है। यानी पाकिस्तानी सेना अकेली ऐसी सेना दुनिया में होगी जो जिहाद की तैयारी करती है, इस्लाम की उसके गरिमा, ग्लोरी ऑफ इस्लाम बचाने के लिए लड़ती है, और पूरी दुनिया में इस्लाम के मुहाफिज के तौर पर अपने आप को देखती है। दुनिया उसको देखती है नहीं देखती ये अलग सवाल है, लेकिन पाकिस्तान की सेना अपने आप को देखती है। मैं जो आपको बता रहा था कि किस तरह से वो जो अकबर खान जिसने 1947-48 में किया, वो बड़ा वो अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को जो नाम दिया, उन्होंने कहा कि वो तारिक बिन जियाद हैं। तारिक ये नाम वो नाम है जिसने इस स्पेन में मुसलमानों को जीत दिलाई थी। यानी पाकिस्तान की ये जो नब्ज़ है वो शुरू से है। पाकिस्तान के जनरल जो है शुरू से अपने आप को इस्लाम का मुजाहिद ज़्यादा मानते हैं, किसी लोकतांत्रिक देश के सेनाध्यक्ष होने से ज़्यादा उनको इसमें गर्व होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में, एक तो लोकतंत्र की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। सेना के पास एक देश है, दुनिया में देशों के पास सेना होती है, यहाँ कहा जाता है पाकिस्तान उसमें सेना के पास एक देश है। और ये सेना क्या क्या करती है? ये सेना सिर पर बाल रंगने से लेकर पैर के जूते पहनने तक सब बनाती है, ये पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तान की सेना वहाँ से शुरू करती है कि दूध डेयरी से शुरू करती है और फिर हाउसिंग सोसाइटी तक बनाती है। पाकिस्तान की सेना अभी एक और बिजनेस में जा रही थी जिसको लेकर विरोध शुरू हुआ था, और अब उसी चूँकि भारत के तनाव के नाम पर वो कम से कम उसके मुंह छिपाने की जगह मिल गई। ये जो आसिफ मुनीर है, ये एक नई योजना के साथ आए थे। सिंध के ऊपर का हिस्सा जो डेजर्ट का हिस्सा है, उसमें पाकिस्तानी सेना ने बहुत सारी ज़मीन खरीद ली थी, और उसको वो नहरों से जो सरसब्ज करके
वो इस धंधे में भी आना चाहती थी। ये तो अलग अलग जहाँ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं आपको वो दिखाई देंगे, और पूरे पाकिस्तान के डेयरी से लेके तमाम धंधों पर, सीमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, सब में सेना का हिस्सा है। और सेना वहाँ बिजनेस ज़्यादा चलाती है या फिर आतंकियों की ट्रेनिंग देती है। यानी और अगर उसको समय मिलता है तो वो सरकार पर जो है कभी कभी लोकतंत्र का नाटक भी वहाँ खेलती है। अगर हम इतने लंबे समय में देखें तो पाकिस्तान में तो शुरुआत के बाद ही जिस तरह से चुने गए, क्योंकि जिन्ना तो बहुत जल्दी निकल लिए, उसके बाद लियाकत अली जो यहीं से गए हिंदुस्तान के, करनाल से सांसद भी रहे, मेरठ से भी, और वो जो है वहाँ प्रधानमंत्री बने, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उस हत्या के बाद पाकिस्तान का जो लोकतंत्र का एक कोई बीज भी था तो वो ज़मीन के अंदर वहीं सीमेंट से ढक दिया गया। इसके बाद वहाँ सेना आती है, इस्कंदर मिर्ज़ा आते हैं, इस्कंदर मिर्ज़ा अपने बाद अय्यूब खान को देते हैं, और अय्यूब खान जिसको सबसे लिबरल और सबसे ज़्यादा सही जनरल माना जाता था, मतलब सेनाध्यक्ष भी माना गया, और बाद में वो चूँकि वो तो सेना प्रेसिडेंट रूल के तौर पर था, उसने जो है 65 के वॉर की लड़ाई लड़ी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी इस्लाम का मुजाहिद था। उसने एक पेपर लिखा, मतलब आप ये सोचिए कि आपको लग रहा हो कि आसिफ मुनीर पहला सेनाध्यक्ष था जो इस तरह की बातें करता था, नहीं। पाकिस्तान बना ही इसी बुनियाद पर है। पाकिस्तान में उसने अय्यूब खान ने भारत के इंटरनल एनिमी कहा, यानी जो हमेशा के लिए शत्रु है। अय्यूब खान ने ये कोशिश की कि वो जो है, बल्कि उस समय लड़ाई भी की तो उसमें उसने एक कनाडा का उसको एक राजदूत के साथ बातचीत में उसने कहा कि हम लोग, ये बात आज के लिए चूँकि वो है मौजूद, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को कश्मीर चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि हम इसको सैन्य ताकत से नहीं ले सकते। ये बात अय्यूब खान कर रहा है जो 1969 तक रहता है। उस समय तक वो ये बातें कर रहा है 1960-62 में कि हम लोग ये नहीं ले सकते कश्मीर। तो ये बात आज भी है। वो उसको मालूम था उस वक्त पाकिस्तानी सेना को कि हम इसको नहीं ले सकते, लेकिन वो उस अधिकारी से कह रहा, सैन्य दूतावास के, कि अगर आप लोगों में कुछ गठ हो तो हमको ये मिल सकता है। यानी उस वक्त भी पाकिस्तान ये जानता था कि दूसरों से कैसे लेना है। और पाकिस्तान की आर्मी का मतलब यही है कि वो अपने जोग्राफिकल रेंट को वसूलती है, यानी अपनी पूरी जो उसकी लोकेशन है उस देश की, उसको वसूलती है, उसका किराया वसूलती है। ये बात जिन्ना ने महज आज़ादी के जिस तरह से डिवीज़न हुआ था और वो गवर्नर जनरल थे, उस वक्त एक पत्रकार को कहा था कि पूरी दुनिया को हमको जितनी वेस्ट की ज़रूरत है, हमसे ज़्यादा वेस्ट को हमारी ज़रूरत है। तो ये बात क्यों थी? क्योंकि उसने उस पूरी लोकेशंस के बारे में कहा कि वो कल तक कम्युनिस्टों से बचने के लिए हमारा इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा जब अय्यूब ने कहा तो अय्यूब ने जो प्लान बनाया पाकिस्तान के रिस्टेब्लिशमेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था, डेवलपमेंट का प्लान था, वो ये था कि पाकिस्तानी फ़ौज को पैसा और इक्विपमेंट वेस्ट देगा। यानी ये फ़ौज पहले से जो दूसरे लोगों से क्या क्या हथियाया जा सकता है वो उसमें, और जब भी उसने वास्तविकता पर ज़मीन पर लड़ाई लड़ने की कोशिश की तो उसके बाद उसको मुंह की खानी पड़ी। तो 1947-48 में जब अकबर खान ने, जो बाद में मेजर जनरल तक पहुंचा और बाद में 1953 में सरकार पलटने के इल्ज़ाम में की कोशिश में हटाया गया, और उस मेजर जनरल ने उस समय किया कि उसने कबाइलियों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि जिहाद के नाम पर चलिए। यानी जो पाकिस्तान की फौज का पहला ऑपरेशन है वो भी जिहाद है, वो भी कोई वॉर की तैयारी नहीं है कि वो कुछ करे। तो वो पहले ही साल में उसने, और दुनिया से फ़ायदा, दुनिया के संकट से फ़ायदा उठाने के लिए बनी हुई फौज जो कभी भी वास्तविक लड़ाई में जीतती नहीं है। लेकिन आपको ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान में आज तक किसी को ये यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान की फ़ौज कभी हारी भी है क्या। ये आपको लगता है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे लगता है कि आपको आसानी से हज नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात सही है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे वो है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान का जो बचा, जल्दी पाकिस्तान में 47-48 इस हार के बाद इन लोगों ने ये तय किया कि पाकिस्तान में
एक इस्लामिक कंट्री होने के नाते जो इस्लाम के कस्टोडियन हैं, यानी मौलाना, इमाम, मुफ्ती, इनका मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहुत करीबी रिश्ता हो। यानी उन्होंने पहले से तय कर लिया था सेना ने कि उसको चलना कैसे है। और पाकिस्तानी सेना में धर्म का इस्तेमाल कब किया गया ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जब पहली बार ब्रिटिश आर्मी, चूँकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवीज़न हुआ तो मुसलमान अधिकारी टॉप पोस्ट्स पे बहुत कम थे। जब डिवीज़न हुआ तो ज़्यादातर जगह पर ब्रिटिश अधिकारियों को काम करने के लिए कह दिया गया पाकिस्तान में, और इससे उस मध्यम जो दर्जे के मिडिल लेवल के जो अफसर्स थे उनके अंदर असंतोष था कि ये अंग्रेज जा क्यों नहीं रहे, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हिंदू जो उनके समकक्ष अधिकारी थे वो ऊपर की पोस्टों पर चले गए। तो लिहाजा पहली बार वहाँ एक लिखा गया और पूरी पाकिस्तान की फौज ने इस बात के लिए हल्ला मचाया उन अधिकारियों ने कि ये ब्रिटिश अधिकारियों का भारत के प्रति मोह ज़्यादा है, ये उनके प्रति पक्षपात करते हैं और ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं, लिहाजा उनको जल्द से जल्द रिटायर किया गया। तो इसके बाद किया गया और उन तमाम लोगों ने प्रमोशन लिए। तो ये मैं आपको उस वक्त बता रहा हूँ। तो बल्कि फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल तो ये है कि किस तरह से धर्म का इस्तेमाल हर जनरल ने वहाँ किया है, सिर्फ आसिफ मुनीर अकेला दोषी नहीं है। ये जब अय्यूब खान चुनाव लड़ रहा था तो उसके खिलाफ चुनाव में जमात इस्लामी ने किसका समर्थन किया? जिन्ना की बहन फातिमा का। आप सोचिए कि उनका जिन्ना की बहन का जो चुनाव लड़ रही थी उन्होंने उसको प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई के लिए इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ी हुई, अय्यूब खान के खिलाफ खड़ी हुई। और आप जानते हैं पाकिस्तानी सेना ने ये फतवा दिलवाया कि इस्लाम में किसी महिला के नीचे कोई भी महिला को सदर नहीं बनाया जा सकता। और ये इतना ज़्यादा चला कि जमात इस्लामी ये कहती रही कि ये बन सकती है, हालांकि ये बहुत बेहतर नहीं है लेकिन बन सकता है, और ये नहीं माना गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान की राजनीति में इस तरह का प्रयोग सेना ने लगातार किया। मैं फिर कह रहा हूँ वो लड़ाई नहीं कर रही। और 1965 के वार के दिन तो और इंटरेस्टिंग हुआ। 1965 का जो 17 दिन तक युद्ध चला उसमें जो है भारत और पाकिस्तान का कोई ये कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से वहाँ से कोई निर्णायक जीत नहीं हुई। भारत ने अपना जीता हुआ हिस्सा छोड़ दिया, उधर पाकिस्तान ने भी कुछ हिस्से में जो रेगिस्तानी इलाका था उस पर कब्जा किया था ताशकंद में समझौते के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया का दबाव था और शास्त्री जी और अय्यूब खान समझौते के लिए पहुँचे। तो पाकिस्तान की जनता में और पाकिस्तान के अखबारों में ये समझ में नहीं आया। मतलब आप ये सोचिए कि किस तरह की हाइट पे वहाँ की जो आम जनता को किस तरह की धर्म की अफीम थी, और या वो जनता खुद उसको चाट रही थी, कोई ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती चटा सकता है। तो वो ये कह रही है लगातार कि आखिर हम लोग जब जीत गए थे तो इनको ताशकंद में कश्मीर से वापस क्यों नहीं लिया, कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं है समझौते में। और जानते हैं उसी बात का फ़ायदा लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वहाँ इस्तीफ़ा दे दिया, ये कहते हुए कि साहब हमारे सैनिकों ने युद्ध में जो जीत हासिल की थी हमने टेबल पर हार दिया। कुछ ऐसा ही आप भी सुनते होंगे हिंदुस्तान की तरफ से। लेकिन ये 65 का वाक़या है जो 17 दिन चला। अब जब अय्यूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा तो आप जानते हैं उसने किसी और को नहीं, या लोकतांत्रिक सरकार को नहीं, स्पीकर को नहीं, किसी को नहीं, एक नए जनरल याहिया खान को इस्तीफ़ा दिया। यानी 65 की इस जंग में न कोई जीत मिली पाकिस्तान को, न कुछ हुआ, लेकिन उसने ये कह दिया। अच्छा उसके बाद पाकिस्तानी जनरलों ने पूरा ये फेमस किया हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की जनरल आपको जो जिसके लिए मैं ये बता भी रहा था, माफ़ कीजिएगा, कि वो लोग कहते क्या हैं, हिंदुस्तान वहाँ की फ़ौज हिंदुस्तानियों को क्या कहती है? हिंदू बणियों की फ़ौज, जिस पर अगर ज़रा सा भी जोर डाला जाए तो ये बनिए भाग निकलेंगे, यानी ये लड़ाई में भाग जाएंगे। पाकिस्तानी जनरल ने प्रसिद्ध किया हुआ था, ये 1971 तक अब हम आ जाते हैं, कि उन्होंने ये प्रसिद्ध किया हुआ था कि एक मुसलमान 5 हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई में भारी है। और उस समय के अखबारों में बाकायदा इस तरह के आर्टिकल लिखे जाते थे पाकिस्तान के कि किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक अदृश्य ताकत चलती है जिसमें वो घोड़े बैठे हैं। उन्होंने एक सुसाइडल स्क्वाड बनाया हुआ है वहाँ के सैनिकों ने, और वो सैनिक दूर दूर तक उनको देखते हिंदुस्तान के सैनिक भाग जाते हैं। ये सब थे। अय्यूब खान का तो विश्वास था
कि ये सामान्य नियम है कि हिंदू मॉरल बहुत कमज़ोर होता है, अगर उसको ढंग से 4-5 झटके दिए जाएं तो वो युद्ध छोड़ के भाग जाएगा। ये सब पूरी तैयारियां 71 से पहले की जनरलों ने अपनी सरकार को कर रखी थी। पाकिस्तानी अखबारों के क्या हाल थे? पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म आपको आज दिख रही है, आप सोच रहे हैं कि जो आज पत्रकार पाकिस्तान के जिस तरह की हालात है और अपनी सरकार से जो कहते हैं कि मोदी को सबक सिखाओ, मतलब कई बार तो लगता है कि जैसे पाकिस्तान में कोई नेता नहीं, क्योंकि वहाँ सेना का डायरेक्ट कंट्रोल है, नेता वहाँ सिर्फ नाम के होते हैं। लेकिन अगर किसी पाकिस्तान की सेना को कोई उसका सलाहकार है तो वो ये पत्रकार हैं। इन्हीं के जो उनके पत्रकार हैं उन्हीं पर यकीन कितना बड़ा होता है। मैं फिर आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। पाकिस्तान टाइम्स जो वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट अखबार था, उसने जैसौर में 1971 में, बांग्लादेश में जैसौर है, तो जैसौर को लिखा, एडिटोरियल्स में लिखा, एडिटर थे उसके जेड सुलावी, उन्होंने एक एडिटोरियल में अपने लिखा जैसौर को पाकिस्तान का स्टालिनग्राड कहा, जहाँ से पूरी लड़ाई बदल गई थी। आपने देखा जीत फिर शुरू हुई, हिटलर की सेनाओं को हराया गया। वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जैसौर टाइम्स में, ये उस समय है जब हिंदुस्तान की फौजें ढाका के करीब बाहर पहुंच चुकी थी, अंदर आ चुकी थी और पाकिस्तानी सेना भाग रही थी। उस वक्त ये शख्स लिख रहा है, या ये अखबार, और ये पूरे पाकिस्तान के अखबारों का हाल था, जिसने कहा था कि हमारे सैनिक दूसरे लोगों से अलग स्पीसीज है, क्योंकि, और ख़ास तौर से हिंदुस्तानियों से, क्योंकि हमारे सैनिक हथियारों से तो लैस हैं ही, वो ईमान से भी लबरेज हैं, यानी उनके साथ एक ईमान है, लिहाजा उनको हराना मुश्किल है। ये उस वक्त किया जा रहा था जब भारत की फ़ौज पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव बना चुकी थी। अब आप 1971 को जब पाकिस्तान की पेंटें उतारी गई, ये आपने फ़ोटो देखा होगा, ये पाकिस्तान की पेंट डाउन सेरेमनी का है, जब उनके सैनिकों की, ये कितने सैनिक थे, ये 79,000 सैनिक थे, जिनके साथ 12,000 कुछ सिविलियंस भी थे। उन सब की सैनिकों की, जो 79,700 सैनिकों की पेंटें उतारी गई। ये वो ताकतवर फौज है जो हिंदुस्तान को वहाँ की टेक्स्ट में, गैरिसन स्टेट इश्तियाक अहमद की बहुत, पाकिस्तान के स्टॉकहोम में जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है मेरिट्स, उसकी किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, गैरिसन स्टेट, जिसमें वो लगातार जिक्र करते हैं। और पाकिस्तान के किसी भी जो पाकिस्तानी फौज का मैनुअल है या उनके कागजात हैं, उनमें इनको बणियों की फौज, हिंदू बणियों की फौज, इस तरह से भारत की फौज को कहा जाता है। और 71 में वहाँ की जनता, जिसको ये यकीन हो रहा था कि पूरी तरह से भारत की फौजों को क्रश कर दिया गया है, ऑपरेशन सर्च लाइट से जीत आज, टिक्का खान ने वहाँ, एक और पाकिस्तान की फौज की खूबी है कि वो विपक्षियों को मार पाए या ना मार पाए, लेकिन अपने लोगों को क्रूरता से मारने में उसको पूरी महारत हासिल है। टिक्का खान ने जो वर्ड इस्तेमाल किए थे, उसने कहा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि ढाका में क्या है, उस पूरे मैदान को रेज कर दिया जाना चाहिए, यानी बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। ना तो वहाँ वो रहे जिसको रूल करना है, ना वहाँ वो बचे जिस पर रूल किया जाना है। इस तरह के साथ टिक्का खान ने हज़ारों, ख़ासतौर से हिंदुओं के खिलाफ जो किया गया, उसको यहाँ हिंदुस्तान के अखबारों ने, बुद्धिजीवियों ने इसलिए छिपाया और उसको ये कहा गया कि दोनों को मिल के मारा गया। लेकिन उसमें क्लियर कट पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिनमें एक क्लियर कट मेंशनिंग में है कि किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा की गई, और ये कहा गया कि हिंदुओं को पूरे ढाका से बाहर कर दिया जाए, क्लीन किया जाए, ऑपरेशन क्लीन किया जाए। तो ये उनका अपने लोगों के साथ है। लेकिन हुआ क्या, जब नियाजी अपना रिवॉल्वर निकालकर टेबल पर रख रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा के सामने, उस वक्त जब उनकी पेंटें उतारी जा रही थी, उनके मेडल छीले जा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की जनता सड़कों पर जीत का जश्न मना रही थी। वो तो दोपहर के बाद, 16 दिसंबर 1971 को दोपहर के बाद 27 शब्दों का, महज 27 वर्ड का एक स्टेटमेंट जारी होता है, जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूं। लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिकेट दैट फॉलोइंग an arrangement between the local commanders of India and Pakistan, fighting has ceased in East Pakistan and Indian troops have entered Dhaka. जनता समझ नहीं पाई कि वो जीत रही थी,
भारत की फौज ढाका में कैसे पहुंच गई। अब आप आ जाते हैं 2001 पर। 1999 में वाजपेयी साहब अपना लेके जाते हैं सद्भावना के लिए पाकिस्तान में अपनी जो गाड़ी बस है उसके साथ जाते हैं। और उसी समय हालांकि कई घटनाएं हुई थी, आतंकियों ने रोकने के लिए कई जगह हमले किए थे। वो सारी चीज़ें फिर कभी किसी और एपिसोड में होंगी। लेकिन जब वाजपेयी ले जाते हैं तो उस वक्त तक कारगिल तैयार हो चुका था, कारगिल की तैयारी हो रही थी। पाकिस्तानी फ़ौज किस तरह आके वहाँ बैठ गई थी, वहाँ लोकल गडरियों के और उसके मतलब लोकल्स के उस पर, जबकि ये एक समझौता था कि वो सर्दियों में नीचे चले जाते थे भारत भी अपनी पोस्ट से, और फिर वापस आने पर जब बर्फ़ पिघलती थी वापस आते थे। लेकिन जो पाकिस्तानी है वो उस दौरान वहाँ आकर बैठ गए। फिर वॉर हुआ। वॉर में भारत को बहुत ज़बरदस्त अपने अफसर्स और सैनिकों के बलिदान देने पड़े। लेकिन पाकिस्तान की वो फौज जो हिंदुओं की फौज को सिर्फ अपनी धमक से हरा सकती है, उसकी लाशें तक स्वीकार नहीं की। उनकी लाशों का अंतिम संस्कार हिंदुस्तानियों ने उन्हीं के तरीके से किया जैसे कि इस्लामिक रीति रिवाज से। लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी फौज लोग जो 3500 लोग मारे गए, ये कहा गया 3500 अलग अलग जगह तक आया कि 3500 से 5500 पाकिस्तान के अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह। लेकिन वो सिपाही जो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, बहादुर पाकिस्तान, इस्लाम के रक्षक पाकिस्तान, पूरी दुनिया में इस्लाम के मुहाफिज पाकिस्तान के जो बहादुर सिपाही थे, उनकी लाशें लावारिस पड़ी रही और पाकिस्तान ने उनको स्वीकारा तक नहीं। ये पाकिस्तानी फ़ौज की ताकत है। वही पाकिस्तानी फ़ौज जो अब, अच्छा ये जो 1000 कट की बात है, ये पाकिस्तान अपने शुरुआती उसी में जो उनकी डॉक्ट्रिन है, जो रिसर्च हुआ था उसी में उन्होंने तय किया था कि वो सीधी लड़ाई में हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते, पारंपरिक वार में नहीं जीत सकते। लिहाजा वो इस तरह की लड़ाई इर्रेगुलर वारफेयर के तौर पर इसको 1969 के करीब इसको तैयार किया गया था, 59 में ही, बल्कि अयूब खान के समय पर ही इसको तैयार किया गया था कि इर्रेगुलर वारफेयर, यानी इसमें चूंकि ये पूरी लैंड है जहां भारत को जो है भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी इस लैंड के लोगों के स्वभाव का इस्तेमाल करना है। और आपको हैरानी होगी कि आज भी जो सबसे ज़्यादा आतंकी आते हैं, फिदाइन आते हैं, वो इसी हिस्से से आते हैं जिनको इस शोध में पाकिस्तान ने तैयार किया था। तो पाकिस्तान की फ़ौज का हाल ये है कि वो फ़ौज जो दवाई से लेके मिठाई तक बेच रही है, वो हिंदुस्तान से लड़ाई का सपना देख रही है। और उसी फ़ौज के दम पर वहाँ के नेता इस तरह अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बाकी रही बात उनकी कि वो आतंकी, तो जब वो आतंकी सीधी लड़ाई में लड़ते हैं तो वो इस तरह से काटे जाते हैं जैसे गाजर मूली हो, वो सिर्फ छुप कर वार कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस तरह का कोई भी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को जो इस तरह की बौखलाहट हो रही है, वो जीत की आशंका, वो नहीं है जीत का विश्वास या वो बहुत टक्कर दे पाएंगे या अपनी ताकत से लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका डर उस घबराहट से है कि भारत अपना फुल फ्लैश ताकत के साथ वार ना कर दे। वो लोग उसकी अगर एटम बम की बात कर रहे हैं या परमाणु हमले की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे वो जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास ये चोरी का बम है, जो पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकत अपने आप को मानता है। अब्दुल कदीर खां, मुझे लगता है ज़्यादातर श्रोता इस बारे में जानते होंगे, आप सब लोग ये जानते होंगे किस तरह से ये वहाँ से परमाणु तकनीक लेकर हॉलैंड से भागा हुआ अब्दुल कदीर, जिसको बाद में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु स्मगलर कहा गया, उस शख्स ने जिसने लीबिया और साउथ नॉर्थ कोरिया इन सबको एटॉमिक तकनीक बेचने की कोशिश की। आप सोचिए कि पाकिस्तान की जहनी हालत किस तरह की है कि पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि परमाणु अप्रसार किया जाए, यानी परमाणु के बम की ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये किसी भी तरह से, लेकिन पाकिस्तान है कि वो इससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। और ये बम उसके पास जो कैपेसिटी होती है, जो चाइनीज़ मिसाइल उसके पास है, उसको लगता है कि वो बहुत देर तक उसका साथ देंगी, क्योंकि जो एटॉमिक फॉरवर्ड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हर एक देश के पास नहीं होती। भारत के पास तो तीनों अरियंत हो जो नेवी में है, उसके अलावा भारत के पास एयरफोर्स की ताकत है, उसके कई सारे विमान रफ़ाएल है या
जेट है, वो सब उसके उस परमाणु कैपेसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाइल पावर में भारत दुनिया की पहली 4 और 5 ताकत में है। तो लिहाजा पाकिस्तान की ये जो भभकी है, ये जो गीदड़ भभकी है, इसका बहुत ज़्यादा असर होता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, उसके नेताओं के बयान से भारत के लोगों का मनोरंजन हो रहा है, और इस समय चूंकि भारत मनोरंजन करने के मूड में नहीं है, लिहाजा भारत अब उसको सजा देने के मूड में है। सारे दिन प्रयास हो रहे हैं, पाकिस्तान की सेना बॉर्डर्स पर है, उसके जेट उड़ रहे हैं, और वहीं के अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उनके बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि भैया अभी से जेट इतना मत उड़ाओ, बाद में पेट्रोल नहीं बचेगा, मतलब बाद में उनको उड़ाने का ईंधन भी नहीं होगा। पाकिस्तान के पास पानी भारत ले चुका है, भारत ले रहा है, आटा पहले नहीं था, तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। एक ऐसी लुंज पुंज फौज जो कारगिल से भागी, 1971 में हारी, वो हिंदुस्तान के खिलाफ, उस हिंदुस्तान के खिलाफ जो अब ये जानता है कि उसकी ताकत क्या है, लड़ना चाहती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी और विषय पर आपसे बातचीत होगी। आज के लिए नमस्कार।